क्या देते हैं बॉन्ड का एग्जांपल? क्लास के बाद बताएंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं? बॉन्ड पैरामीटर्स कोवलेंट बॉन्डिंग हमने कर ली थी। बॉन्ड पैरामीटर्स को हम लोग जनरली एसोसिएट करते हैं विद कोवलेंट बॉन्डिंग ओनली, नॉट विद आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सो बॉन्ड पैरामीटर्स क्या हुए? दे आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉन्ड। मेजरेबल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको हम कोई मैथमेटिकल डायमेंशंस दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज हम मेजर कर रहे हैं, जैसे हम इस बोर्ड की हाइट और लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो वो इसकी एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है जो इसको दूसरे किसी बोर्ड के साइज से अलग करता है, तो उसको हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स बताते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर व्हिच वी आर गोइंग टू डू that is known as bond length। क्या होता है bond length? लिखो, it is the average distance between the center of average distance between the center of two bonded atoms। ठीक है, अगर ये हमारे दो bonded atoms हैं, ये A आ गया और ये B आ गया, सो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? R। अगर इसका रेडियस RA है और इसका रेडियस RB है, तो बॉन्ड लेंथ हो गई R इज इक्वल टू RA प्लस RB, द रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B। ठीक है, समझ आया? बॉन्ड लेंथ क्या हुआ? दैट इज द एवरेज डिस्टेंस between the centers of two nuclei of two bonded atoms, right? So R से हम represent कर सकते हैं bond length को, which is going to be equal to the radius of A and the radius of B, right? हमने already पढ़ लिया हुआ है कि जो bonds होते हैं या radius, पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था atomic radius में, एक हमने covalent radius पढ़ा था। कोवलेंट रेडियस में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग। दूसरा हमने आयनिक रेडियस पढ़ा था, उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोवैलेंट। और तीसरा हमने वैन डर वाल रेडियस भी पढ़ा था। वैन डर वाल में हमने क्या पढ़ा था कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वैन डर वाल्स रेडियस बुलाते हैं। ठीक है, सो उसके बेसिस पे ही हम लोग बॉन्ड लेंथ भी कोवलेंट अगर होगा तो उसको हम R के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर वैन डर वाल होगा तो वैन डर वाल इज बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो लेट्स से कि अगर हमको कैलकुलेट करना है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, अगर ये हमारा A है और ये B है, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ ये क्या हो जाएगा? अगर आपको वैन डर वाल्स रेडियस कैलकुलेट करना है, सेंटर इसका ले लेते हैं हम O। ठीक है, सो वैन डर वाल्स रेडियस क्या आ गया? दिस AO प्लस OB। ठीक है, क्लियर हो गया? सो बॉन्ड लेंथ किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? बॉन्ड लेंथ सबसे पहले डिपेंड करेगा साइज ऑफ द एटम के ऊपर। जितना बड़ा ये सर्कल होगा उतना ही साइज ज्यादा होगा, और जितना साइज ज्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, सर्कल बड़ा हो गया, रेडियस बड़ा हो गया, रेडियस बड़ा हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी हो जाएगी। तो वी से द साइज ऑफ द एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ। नंबर 2, इट डिपेंड्स अपॉन मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड।
मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड का मतलब क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड का मतलब दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं या सिंगल बॉन्ड है। तो ये ऑलरेडी हमने किया था पिछले वाले लेक्चर में कि अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड होता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड होता है, और अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। सो अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो साइज को क्या होगा? इट विल डिक्रीज। सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स। कार्बन्स में टेंडेंसी रहती है तीनों टाइप के बॉन्ड्स बनाने की। अगर कार्बन के पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ इससे कम होगी, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सबसे होगी, ठीक है। सो जितने ज्यादा बॉन्ड्स बढ़ते चले जाएंगे उतनी ही जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती चली जाएगी, राइट। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आ गया साइज एंड सेकंड आ गया मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। सेकंड जो पैरामीटर हम करेंगे दैट इज बॉन्ड एंगल। डिफाइन करो पहले बॉन्ड एंगल क्या होता है। इट इज द एवरेज एंगल बिटवीन the orbitals of the atoms surrounding the central atom. Surrounding the central atom. ठीक है, let's take some examples. जैसे हम मीथेन का एग्जाम्पल लेते हैं। मीथेन में सेंट्रल एटम कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन्स इसको सराउंड कर रहे, ठीक है। सो जो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसे हम बॉन्ड एंगल बुलाते हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ मीथेन ये जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 109.5 डिग्रीज। तो बॉन्ड एंगल को हम लोग डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकेंड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया 109.5 डिग्रीज मतलब 109 डिग्रीज एंड 5 मिनट्स, राइट। अगर इसके आगे 52 आ जाता 109.52 तो उसका मतलब क्या होता 109 डिग्रीज 50 मिनट्स एंड 2 सेकेंड्स। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से अगर हम लें वाटर का एग्जांपल, सो वाटर में सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन इसको सराउंड कर रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल जो इन दोनों के बीच में होगा दैट इज 104.5 डिग्रीज, ठीक है। वाटर के बाद आता है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अमोनिया। अमोनिया का एग्जांपल जब हम लेते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है। सो बॉन्ड एंगल ये आ गया, वी से दैट द बॉन्ड एंगल इज 107.5 degrees. Bond angle is 107.5 degrees. ठीक है, so ये second parameter. Third parameter is bond enthalpy.
बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी। सो इसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी भी बुला सकते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हुई? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break one mole of bonds. Amount of energy required to break one mole of bonds. इसको हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी बुलाते हैं। अब फैक्टर्स इसके ऊपर बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है। लेट्स सी। Number one, it will depend upon the bond length. अगर bond length ज्यादा होगी तो forces of attraction दोनों atoms के बीच में कम होंगे, और अगर forces of attraction कम होंगे तो bond enthalpy क्या होगी? वो भी कम होगी। अगर forces of attraction कम है तो ब्रेक करना इजी है ना, कम एनर्जी हमें चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर bond length ज्यादा है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी भी कम है। सो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। मोर द बॉन्ड लेंथ, लेस इज द बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है। सेकेंड, इट विल डिपेंड अपॉन मल्टीप्लिसिटी। एज हमने अभी डिस्कस किया कि अगर ज्यादा बॉन्ड है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी को क्या होगा? ज्यादा हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी उतनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। सो योर मल्टीप्लिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। मतलब ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, उससे कम डबल बॉन्ड के लिए, और सबसे कम सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड के लिए, उससे कम डबल बॉन्ड के लिए, और सबसे कम सिंगल बॉन्ड के लिए। राइट। दिस इज द रीजन बाय नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको ब्रेक करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन जो है दैट इज इनर्ट। नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है। अब यहां पे तो क्या हो गया कि हम जब नाइट्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं, या हम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं, या ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें हमको ब्रेक करना है और दो एटम्स में उसको डिवाइड कर देना है। तो बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी बहुत इजी है कि जितनी एनर्जी लगी ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को उसके रिस्पेक्टिव एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। उसी तरह से जितनी एनर्जी लगी नाइट्रोजन को उसके एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। पर अगर हमारे पास मोर देन 2 एटम्स प्रेजेंट है एक किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है उसको हम एक नया टर्म देते हैं। इट इज नोन एज एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो क्या कह रहे हैं हम कि अगर हमारे पास ये तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए ना, ठीक है, अगर हमारे पास मोर देन 2 एटम्स प्रेजेंट है, इफ मोर देन 2 एटम्स आर प्रेजेंट, if more than 2 atoms are present in a molecule, तो एनर्जी को हम लोग क्या टर्म देते हैं? एवरेज बॉन्ड एनर्जी। एवरेज बॉन्ड एनर्जी, जैसे हमको वाटर को उसके रिस्पेक्टिव एटम्स में ब्रेक करना है। ठीक है। सो वाटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, HOH। ठीक। हमें ब्रेक करना है एक ये वाला बॉन्ड, और हमें ब्रेक करना है एक ये वाला बॉन्ड। कभी हम इसको तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो हम एक को पहले ब्रेक करते हैं, तो जब एक को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, H प्लस OH, ठीक है। अब हम OH को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, H प्लस O। सो हमने HOH को ब्रेक कर दिया है इनटू H, H एंड O। अगर हमें इसकी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमें उसकी एक एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो लेट्स से कि जब फर्स्ट हमने स्टेप किया तो उसके लिए जो हमारे को बॉन्ड एनर्जी चाहिए दैट इज 502 किलो जूल्स पर मोल। मतलब कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वाटर को H और OH में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 427 किलो जूल्स पर मोल। राइट, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही फाइंड करते हैं ना मीन या एवरेज, इन दोनों को ऐड कर दिया और 2 से हमने उसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 929। सो एवरेज बॉन्ड एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच, 464.5। 929 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है, 464.5 किलो जूल्स पर मोल। सो मतलब वाटर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए दैट इज 464.5 किलो जूल्स पर मोल व्हिच इज नोन एज एवरेज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। बॉन्ड एनर्जी हम जनरली एक आप कह सकते हो कॉमन सा वर्ड यूज करते हैं कि जिसमें हमको कितनी एनर्जी चाहिए किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, राइट। सो वो जनरली डायएटमिक जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके लिए हम यूज करेंगे बॉन्ड एनर्जी। पर अगर हमारे पास ट्राई एटमिक, टेट्रा एटमिक या पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें एक एक स्टेप में बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं तो हमको 2 स्टेप्स चाहिए। फर्स्ट स्टेप के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो थी 502 किलो जूल्स पर मोल, है ना। और सेकंड स्टेप के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी 427। तो इनको सबको टोटल बॉन्ड एनर्जी हमें कितनी हुई 929 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 464.5। ठीक है। देन द फोर्थ पैरामीटर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ bonds present between two atoms. Number of bonds present between two atoms. जैसे हाइड्रोजन हम लिखते हैं तो हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, सो जो सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। ठीक है। ऑक्सीजन जब लेते हैं तो डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। ठीक। और अगर नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। ठीक है। अब हमने एक तरह के स्पीशीज करे थे अगर आपको याद है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? which have same, iso means same, electronic means electrons. So iso electronic species जो हैं they have same bond order. ठीक है। so हमने पढ़ा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या हुए? Those which have
same number of electrons. ठीक है, और हम बोल रहे हैं जितनी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है दे हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे हम लोग लिखते हैं F2 फ्लोरीन. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन में? F2 में 9 + 9 18. ठीक है, उसी तरह से हम ले रहे हैं O2 2 नेगेटिव. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ऑक्सीजन के 16 + 2 18. ठीक है, और इन दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज इक्वल टू 1. हमें पता है कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1. क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, हमें नहीं पता O2 2 नेगेटिव के बीच में कितना बॉन्ड होता है, बट इससे हमें पता चल सकता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होंगे दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर. सो इन दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर फ्लोरीन का हमको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो फ्लोरीन की तरह जिसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका बॉन्ड ऑर्डर 1. ठीक है, ओके. उसी तरह से लेट्स टेक अनदर स्पीशीज. हमारे पास है N2CO and NO positive. Let's first see whether they are isoelectronic. नाइट्रोजन के पास 7 + 7 14. ठीक है, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8 + 6 14. नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8 + 7 15 -1 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है 14. अब इसमें से हमारे को किसका बॉन्ड ऑर्डर पता है? नाइट्रोजन का क्या बॉन्ड ऑर्डर है? 3. सो अगर इसका 3 है तो इसका भी 3 होगा और इसका भी 3 होगा. जिनके हमें पता है उसके बेसिस पे हम बाकियों के बॉन्ड ऑर्डर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 8 and 8 16. तो जितने भी 16 इलेक्ट्रॉन्स वाले स्पीशीज होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2, क्योंकि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है. ठीक है, अब इसमें हम हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करते. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एज इट इज अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो वो एक एक्सेप्शन है. क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर फिर भी उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो वो तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में नहीं आ रहा है ना. दैट इज बिकॉज कि हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, वो एक एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल है, इसलिए वो इस वाले रूल को फॉलो भी नहीं करेगा. राइट, सो पैरामीटर्स हमें सारे समझ आ गए. फर्स्ट कौन सा किया हमने? बॉन्ड लेंथ. सेकंड बॉन्ड एंगल. थर्ड बॉन्ड एंथैल्पी एंड फोर्थ इज बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डू दैट इज रेजोनेंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि next topic is resonance. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे नेक्स्ट ईयर तो उसमें रेजोनेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है. हम जितने भी स्ट्रक्चर्स करेंगे हम सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करते हैं जो हमें रिएक्शन मैकेनिज्म्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, साइंटिस्ट जिसने रेजोनेंस के बारे में बताया था, हिज नेम वाज हिसेनबर्ग. ठीक है, क्या किया कि एक मॉलिक्यूल लिया ओजोन O3 which is known as ozone. ओजोन का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से प्रिडिक्ट किया गया. मतलब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है.
अभी हमने पढ़ा कि जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो सिमिलरली अगर हम ये ऑक्सीजन मान लें 2 और 3, ठीक है, सो जो डबल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा कम होनी चाहिए। उसकी बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर्स, which is the bond length जब हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेते हैं। ओके, सो द बॉन्ड लेंथ ओवर हियर वाज सेम, which is 121 पिकोमीटर्स। और जो ये वाली बॉन्ड लेंथ है, सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन ऑक्सीजन्स, that was measured as 148 picometers। ठीक है, पर जब एक्सपेरिमेंटेशन की गई और ओजोन की प्रॉपर्टीज पढ़ी गई तो देखा गया कि दोनों बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम है। ना तो डबल बॉन्ड वाला रूल वो फॉलो कर रहे हैं, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंगली बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 121 पिकोमीटर, ना ही वो सिंगल बॉन्ड का फॉलो कर रहे हैं which is supposed to be 148 पिकोमीटर्स। तो जो बॉन्ड लेंथ ओजोन की डिस्कवर करी गई दैट वाज 128 पिकोमीटर्स, जो कि ना डबल बॉन्ड जितनी है ना सिंगल बॉन्ड जितनी है। तो बोला गया क्या कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। सो क्या गड़बड़ थी? वो ये बोला कि ओजोन का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक इसी स्ट्रक्चर से हम उसके स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। उसने बोला कि जब भी एक डबल बॉन्ड होता है तो उसमें दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, एक सिग्मा और दूसरा पाई। ठीक है, जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं और इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बुलाते हैं? इट इज नोन एज डीलोकलाइजेशन। लोकल का मतलब क्या हुआ? किसी एक जगह पे बैठना, और डी का मतलब क्या हुआ? हिलते रहना। ठीक है, सो इसको हम बुलाते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो बोला गया कि जो ओजोन है इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, जिसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये मूव करता रहेगा। पहले इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाओ, कितने होंगे इस वाले ऑक्सीजन पे? 1 2 3 4 5 6, तो 2 1 2 3 4, 8 minus 4 is 4, 1 2, 8 minus 2 is 6। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है कि ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस साइड को मूव हो रहा है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है दैट इज डबल बॉन्ड O। फिर से बनाओ, ठीक है। सो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कभी यहां जाके पैमान बन जाता है, कभी वो यहां आके पैमान बन जाता है। ठीक है, सो इसका मतलब कि आपने बायो में एक वर्ड पढ़ा है हाइब्रिड। हाइब्रिड पढ़ा है ना? जब हम दो को इंटरमिक्स करते हैं, दो वैरायटीज को इंटरमिक्स करते हैं तो हमारे पास एक हाइब्रिड आता है। आजकल मार्केट में आया हुआ है ना पीच और आड़ू का, पीच और प्लम का हाइब्रिड, आड़ू और प्लम का हाइब्रिड ना। वो थोड़ा सा आड़ू जैसा है, देखने में प्लम जैसा है, पर खाने में आड़ू जैसा है। सो दैट इज अ हाइब्रिड। ठीक है, सो उसी तरह से बोला गया कि जो मेन स्ट्रक्चर है दैट इज अ हाइब्रिड ऑफ दिस एंड दिस। सो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा मूव कर रहा है फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। अब ये जो बीच के दोनों स्ट्रक्चर्स हम लोग ले रहे हैं इनको हम तीन नाम देते हैं। दे कैन बी नोन एज hybrid forms, they can also be known as canonical forms, and they can also
be known as resonating structures. Resonating structures. ठीक है, क्लियर हो गया? उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। पर जब इसकी बॉन्ड लेंथ देखी गई तो वो बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की थी। यहाँ पे तो दोनों डबल डबल बॉन्ड है, तो जो इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डबल बॉन्ड जितनी। पर जब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया तो देखा गया कि जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो इन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड है। तो बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो क्या थे उसके टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स? फर्स्ट स्ट्रक्चर वाज दिस, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6। और चार्ज क्या आना चाहिए? नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज। और इसके ऊपर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 तो ऑलरेडी है, तो क्या चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम इसका देखेंगे, राइट, अब फिर से लोन पेयर लगाने जरूरी है। 2 इसके ऊपर 2 6। सो अब नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? इस पे। और पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? इस पे। सो इन दोनों का जो मेन स्ट्रक्चर है दैट इज दिस, राइट। सो कैनोनिकल फॉर्म्स का मेन स्ट्रक्चर इज दिस। अब जो ये स्ट्रक्चर्स हमने लिए, ये ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं। सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम उनके ये वाले स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब करते हैं। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? अब बेस्ड अपॉन दिस हमें पता है कि जब एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी को क्या होगा? बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो मतलब कि जो इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में से जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। उसी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं एक और टर्म व्हिच इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। सो लेट्स सी रेजोनेंस एनर्जी क्या है। What is resonance energy? Resonance energy is defined as actual bond energy minus energy of the most resonating structure, most stable. राइट। अब इसे हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ कि किस तरह से हम लोग रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं। लेट्स से दिस इज द एनर्जी। सो सबसे नीचे E0, E1, E2 एंड E3, राइट। अब यहां पे जो E1, E2 और E3 है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जीज हैं।
ठीक है, और जो E नॉट है ये एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है। तो रेजोनेटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? डिफरेंस बिटवीन दीज टू, resonance energy ER, difference between the actual bond energy and the energy of the most stable resonating structure। और most stable resonating structure क्या होगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, तो इस तरह से आप, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी, तो उसमें एक्चुअल एनर्जी और तीनों एनर्जीज आपको दे रखी होती है, तो आपने डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द एक्चुअल एनर्जी और जो इन तीनों में सबसे कम एनर्जी दी गई है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी आ जाएगी या रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। और एक ये कॉमन एग्जांपल है या कॉमन क्वेश्चन है किसका? कॉम्पिटिशन का। रेजोनेंस एनर्जी आती है जरूर कैलकुलेट करनी। So we've understood what resonance is. तो रेजोनेंस का एक छोटे से पॉइंट लिख लो। Number 1, resonance averages the bond characteristics. Resonance averages the bond characteristics of a molecule as a whole, Number 2, resonance stabilizes the molecule because energy of the resonance hybrid is less than the energy of any canonical structure. Less than the energy of any canonical structure। वो हमें यहाँ ग्राफ में भी नजर आ रहा है। ये एक्चुअल जो एनर्जी है वो इन तीनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी से सबसे कम है। तो इसलिए जो रेजोनेंस होता है वो क्या करेगा? मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम रेजोनेंस के देखें तो फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर लिया कि जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं, दे ऑल आर हाइपोथेटिकल इन नेचर, और उसकी जरूरत हमें सिर्फ पड़ती है किस लिए? प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है। जैसे हमने ओजोन में देखा, एक की डबल बॉन्ड है, एक की सिंगल बॉन्ड है, पर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 121, व्हिच इज सेम। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है वो सबसे कम है एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ग्रेटर द रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगा और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना ही स्टेबल कंपाउंड होगा। मतलब अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा लो हो गई ना, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी बहुत, तो जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी तभी ज्यादा हो सकती है अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम हो, ज्यादा हो, या इसकी वैल्यू बहुत ही कम है और इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल। ठीक है, एंड फिफ्थ, जो ये रेजोनेंस का पूरी कहानी हमने यहाँ पे पढ़ी है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके बिहाइंड कोई भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है। हिट एंड ट्रायल है कि हाँ ऐसा हो गया, जिससे हम एक्सप्लेन कर पाए ओजोन की प्रॉपर्टीज, तो वही फिर आगे हर एक के लिए जहां पे भी डिस्क्रिपेंसीज नजर आई
कि बॉन्ड लेंथ जो है वो अलग दिख रही है हमें, तो वहां पे सब में उन्होंने यही वाला तिकड़म लगा दिया कि इन सब में रेजोनेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस, ओजोन में रेजोनेंस, बेंजीन हम करेंगे आगे, बेंजीन में भी रेजोनेंस। तो जहां पे भी डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है उन सब में रेजोनेंस होती है। क्यों? क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो हिलते रहते हैं, अपनी जगह पे नहीं बैठते। ठीक है, सो वी अंडरस्टूड टिल हियर। एनी प्रॉब्लम?